Okay, dear students of BSc Part Second, I am here, Dr. Shailendra Jain, Associate Professor, Department of Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा, राजस्थान। आज आपके लिए लाया हूँ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बचा हुआ जो पोर्शन आपका पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट सेक्शन ए का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। IR जो बैंड्स है उनकी तीव्रता और स्थिति जिन जिन बातों पे डिपेंड करती है वो है बंद ऊर्जा, हाइड्रोजन बॉन्ड, युग्मित कंपन, जो बंद ऊर्जा किस प्रकार से इसको अफेक्ट करती है, इन चीज़ों को देखेंगे। साथ साथ में IR स्पेक्ट्रम का निर्धारण कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स जो कि IR बैंड की स्थिति और पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं उसको अपन मोटे मोटे तौर पर देखेंगे और फिर फिंगरप्रिंट रीजन यदि समय बचा तो वो भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, IR बैंड्स की तीव्रता एवं स्थिति और उसको प्रभावित करने वाले कारक। लेट्स स्टार्ट। IR बैंड्स की तीव्रता और स्थिति का मतलब ये है कि जो पोजीशन जो है उसकी न्यू बार तरंग संख्या द्वारा दी जाती है। देखिए, एक बॉन्ड जो है उसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि दो गेंदों के बीच में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ सकती है, कम हो सकती है, संपीड़न और विलयन होता है। ठीक इस प्रकार से बंध भी खिंचाता है और तनता है और सिकुड़ता है, तनन कंपन कहलाते हैं ये। इसी प्रकार से स्प्रिंग मुड़ती है, इसी प्रकार से बॉन्ड एंगल भी कम ज़्यादा हो सकती है, बॉन्ड अंदर बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार के बंकन और तनन कंपन संभव हैं। दो प्रकार के कंपन किसी अणु के अंदर संभव है, उन्हीं दो कंपनों के संगत जो तरंग आवृत्ति है न्यू बार, इसका मान हुक के नियम से 1/2 πc अंडर के अपॉन म्यू से दिया जाता है, जहाँ c प्रकाश का वेग है, के बॉन्ड कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा बंध मजबूत है उतना ही ज़्यादा आपके न्यू बार का मान होगा। ये एक स्प्रिंग है जिसको खींच रहे हैं हम। यदि इसको लंबाई की दिशा में खींचते हैं तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है बनिस्पत की जब आप स्प्रिंग को मोड़ते हैं। तो न्यू बार जो है इस खिंचाव के लिए, इस तनन कंपन के लिए न्यू बार का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यू बार सीधा समानुपाती होता है अप्लाइड एनर्जी के, अप्लाइड फील्ड के, अप्लाइड फोर्स के। और ये बंकन कंपन है जिसमें आप मोड़ते हैं, यानी कि बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं। ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं। तो कि स्प्रिंग एक प्रकार से एक सहसंयोजक बंध की मानिंद है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंपन और तनन कंपन, इनकी आवृत्ति न्यू बार इक्वल टू 1/2 πc अंडर के बाई म्यू से दी जाती है। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी न्यू बार। आप जानते हैं न्यू बार तरंग संख्या सेंटीमीटर इनवर्स में है, E एनर्जी है, यानी कि E सीधा सीधा समानुपाती है न्यू बार के। जैसे कि अपन को पता है कि जो तरंग संख्या का जो परिसर है, आवृत्ति का परिसर है जिसमें IR अवशोषण किसी भी कार्बनिक अणु द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य में होते हैं। तो इनमें से किस आवृत्ति का प्रकाश किसी अणु द्वारा अवशोषित किया जाएगा वो वास्तव में निर्धारण करने के लिए हमें हुक के नियम का सहारा लेना पड़ता है। जो हुक का नियम न्यू बार फिजिक्स का नियम है, न्यू बार इक्वल टू 1/2 πc अंडर के बाई म्यू। तो ये बंद ऊर्जा सबसे पहला फैक्टर है जो किसी IR स्पेक्ट्रम में जो बैंड है उसकी स्थिति को बताता है। तो हम उसको देखना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा मजबूत बंद होगा उतना ही उसका के, या इसको हम बोलते हैं बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक या बंध का बल, बंध नियतांक इसको बोलते हैं, बंध सामर्थ्य। जितना ज़्यादा मजबूत बंद होगा उसको तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा आपको ऊर्जा चाहिएगी, उतनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी, उतना ही न्यू बार उसका ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी स्वाभाविक अवशोषण आवृत्ति ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो दो कार्बन एक ही श्री के अणु परमाणु है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई और सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक सिग्मा और पाई दोनों को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ने के लिए
जो ऊर्जा है उसका मान कम होगा बनिस्बत की सी डबल बॉन्ड सी के, और उससे भी ज़्यादा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी के। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है, यानी कि स्मॉल के का मान ज़्यादा है। स्मॉल के का मान ज़्यादा है, इसका मतलब है कि सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए एन यू बार का मान सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सी डबल बॉन्ड सी के, और उससे भी ज़्यादा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी के। क्योंकि जैसा कि अभी अपन ने देखा सी में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की स्थिति, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के मुकाबले कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के न्यू बार का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, दो बंध को तोड़ना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के जैसा एक एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ का है, तो स्वाभाविक तौर पे सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बंध ऊर्जा ज़्यादा है, एक सिग्मा और एक पाई को तोड़ना है, इसलिए इसके लिए न्यू बार का मान ज़्यादा होगा बनिस्बत की सी सिंगल बॉन्ड ओ के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एकल बंध के मुकाबले द्विबंध, द्विबंध के मुकाबले त्रिबंध तो तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, के का मान ज़्यादा होता है, तो संगत उसके लिए न्यू बार का मान भी ज़्यादा होगा, तो वो अधिक तरंग संख्या पर अपना अवशोषण देगा। तो ये तो बात हुई आपके बंध ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर लेते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला फैक्टर हो गया जिससे हम बंध की स्थिति को निर्धारित कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्योंकि इस प्रकार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के संगत जो इसकी तनन कंपन आवृत्ति है, इसकी तुलना करते हैं हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हुआ, या कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ, या कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ, उनके संगत जो आवृत्ति है वो लगभग 800 से 1300 नैनोमीटर सेंटीमीटर इनवर्स के संगत है, बंध को खींचना और छोड़ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के संगत की आवृत्ति का मान होता है 1500 से 1900 सेंटीमीटर इनवर्स, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के संगत इसका मान होता है 2100 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके मानों से ही हमें 2000 से 2300 सेंटीमीटर, इनके मानों से ही पता लग रहा है कि हाँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को के लिए न्यू बार का मान या बंध ऊर्जा के संगत ही उसकी न्यू बार का मान है, तो वो मान सबसे कम होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा। ये हुक के नियम न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc √k/μ से इसको दिया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य, बंध की जितनी मजबूती है उसके आधार पर न्यू बार या तरंग संख्या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आती है वो इसके के मान से डिसाइड होती है। देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा है 2000 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स, उससे कम डबल बॉन्ड के लिए और उससे कम सिंगल बॉन्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट होता है। दूसरा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जैसा कि हम जानते हैं कि ये अधिक विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब धन विद्युती हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होते हैं किसी अणु में, तब इस प्रकार की परिघटना देखी जाती है और ये किसी न किसी प्रकार से अणु के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। तो ये IR बैंड की स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। हम एग्जाम्पल एल्कोहल का लेते हैं। ये एल्कोहल है, कोई एलिफेटिक एल्कोहल हो सकता है। यदि एल्कोहल है और गैसीय अवस्था में मान लीजिए ये, या भौतिक तनु विलयन की अवस्था में, तब उस अवस्था में इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं कार्यरत होता है, कार्यशील नहीं होता है। तो इस कारण से इसकी जो आवृत्ति है वो उस हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि जो द्रव अवस्था में एल्कोहल है या जो सांद्र एल्कोहल है, सांद्र एल्कोहल का जलीय विलयन है, स्वाभाविक तौर पर इसमें एक अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इस कारण से वो क्या करेगा, इस OH बंध की जो बंध सामर्थ्य को कम कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो OH बंध की सामर्थ्य कम होगी। सामर्थ्य कम होते ही उसके लिए न्यू बार का मान भी कम हो जाएगा, जैसा कि अभी अपन ने हुक के नियम में देखा था। इसकी वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लागू हो रहा है, नहीं लग रहा है, तब OH बंध के लिए इसका जो मान है तकरीबन 3650 या 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के संगत है। और यदि यही हाइड्रोजन बंध ऑपरेट हो रहा है उस एल्कोहल में, तब इसका मान पर्याप्त रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि OH बंध का जो है, जो प्रबल एकल बंध है, उसका मुकाबले थोड़ा सा बंध दुर्बल हो जाएगा। बंध सामर्थ्य कम होगी क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा दुर्बल हाइड्रोजन बंध कार्यरत है ऑक्सीजन और पास वाले परमाणु के हाइड्रोजन के बीच में। इस कारण से उस OH बंध की आवृत्ति जो है नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बंध के मुकाबले कम आनी चाहिए, और वास्तव में आती भी है। और इसका जो मान है
तकरीबन उससे 200 या 250 सेंटीमीटर इनवर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओ एच बंद खिंचाया जा रहा है, ओ की एच से दूरी कम होती बढ़ रही है, फलस्वरूप इसका जो न्यू बार का मान है, ये देखिए आप, ये ओ एच की बंद दूरी बढ़ जाएगी। बंद दूरी बढ़ने का मतलब बंद थोड़ा कमज़ोर हो रहा है बनस्पत की बिना हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले ओ एच में, तो इसके न्यू बार का मान कम होगा। और इस न्यू बार के मान के कम होने के लिए उत्तरदायी है हाइड्रोजन बंध, जो कि पास वाले दूसरे परमाणु दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने से हो रहा है, और न्यू बार का मान कम होगा। और इसका न्यू बार जो है, जो कि हुक के नियम 1/2 पाई सी एंड रूट के बाई म्यू से दिया जाता है, के का मान कम है तो न्यू बार का मान भी कम होगा। तो ये बात हुई हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से IR बैंड्स की पोजीशंस को प्रभावित करते हैं। ये के का मान एक्चुअली जो है ना बंध की सामर्थ्य को बताता है। बंध की सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होगी न्यू बार का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमारे हाइड्रोजन बंध की स्थिति हुई। हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से IR बैंड की पोजीशन और तीव्रता, स्थिति और तीव्रता को प्रभावित करते हैं। तीसरा हम देखते हैं युग्मित कंपन। युग्मित कंपन का मतलब ये है कि यदि किसी अणु में दो एक सरीखे कंपन, एक सरीखे अणु के कुछ भाग हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कपलिंग कर सकते हैं। ये कपलिंग कुछ एक अनुनाद जैसी, जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक अणु का ये भाग है CH2 वाला हिस्सा है, जिसमें ये एक CH है, दूसरा CH है, तो दोनों CH एक सरीके लग रहे हैं। इस कारण से जब ये CH और ये CH जो है, इसमें क्या होता है, ये H यदि कार्बन के पास आ रहा है और दूसरा H कार्बन से दूर जा रहा है तो वह असम्मित तनन कंपन कहलाता है। और इसके विपरीत यदि दोनों हाइड्रोजन कार्बन के पास आ रहे हैं साथ साथ और दूर जा रहे हैं तो वो सम्मित तनन कंपन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सम्मित और असम्मित तनन कंपन के संगत इनकी आवृत्तियाँ जो है वो होगी। और असम्मित तनन जो इनके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशंस या युग्मित कंपन। युग्मित कंपन के कारण से असम्मित तनन कंपन के संगत तरंग आवृत्ति का मान बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि CH जो बॉन्ड है वो पास वाला दूसरे CH बॉन्ड से के फ्रिक्वेंसी से कपलिंग करता है। ये हाइड्रोजन यदि कार्बन के पास आ रहा है और एट द सेम टाइम दूसरा वाला हाइड्रोजन भी कार्बन के पास आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाता है। और इसके विपरीत यदि ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आता है, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन से दूर जाता है, तो ये असम्मित तनन कंपन कहलाता है। तो सम्मित और असम्मित तनन कंपन ये दो प्रकार के वाइब्रेशंस के संगत आवृत्तियाँ आपस में जब युग्मित होती है तो असम्मित तनन कंपन के संगत आवृत्ति का मान ज़्यादा होता है। ये हुई बात आपके कपल्ड वाइब्रेशंस की। इसके बाद आप लेते हैं अधिस्वरक या ओवरटोन। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बैंड है। इसमें क्या होता है, यदि किसी अणु में दो ऐसे भाग हैं जिनकी स्वाभाविक आवृत्ति एक सरीखी है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का अणु लेते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O, दो C डबल बॉन्ड O अणु के भाग हैं, दोनों की अपनी अपनी स्वाभाविक आवृत्ति है और उनकी जो विरूपण कंपन की आवृत्ति है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो दो C डबल बॉन्ड O पार्ट है, कार्बनिक समूह है ना दो, तो इनका जो न्यू बार का मान है वो न्यू बार का स्वाभाविक जो ये बंकन कंपन है, स्वाभाविक तौर पर ये 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स के संगत होते हैं दोनों ही, ये इनके बंकन कंपन है। तो होता क्या है कि दोनों बंकन कंपनों के संगत जो कि स्वाभाविक आवृत्ति है 667.3, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के यानी कि 667.3 इंटू 2, 667.3 प्लस 667.3, ये इसको कॉम्बिनेशन बैंड बोलते हैं। ये आ जाएगा आपके 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि जो मूल आवृत्ति का ठीक दुगुना ओवरटोन है ना। यदि न्यू इसकी स्वाभाविक आवृत्ति होती है 2 न्यू के बराबर हो गया, इसको ओवरटोन या अधिस्वरक हम बोलते हैं। ये वास्तव में दो आवृत्तियों के जुड़ने से होता है, इसको कॉम्बिनेशन बैंड भी बोलते हैं। तो ये भी किसी न किसी प्रकार से एक IR बैंड में, IR स्पेक्ट्रम में बैंड की स्थिति को प्रभावित करता है। ओवरटोन न्यू का 2 न्यू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख रहे हैं। जहाँ तक IR स्पेक्ट्रम का निर्धारण की बात है, तो हम देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रम का जो निर्धारण होता है उसको देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो IR स्पेक्ट्रम होता है
वो वास्तव में प्लॉट किसका होता है? आई आर स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट बिटवीन न्यू बार, जो कि हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स पे, यानी कि तरंग संख्या, और जो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, क्योंकि कार्बनिक अणु इन्हीं आवृत्तियों के बीच में अवशोषण देते हैं। वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्रतिशत पारगम्यता। प्रतिशत पारगम्यता, और ये स्कूल कुछ इस प्रकार का पैटर्न किसी एक टिपिकल एक आई आर स्पेक्ट्रम इस प्रकार से हमें मिल सकता है। तो इससे हमें मोटा मोटा अणु के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और ये स्पेक्ट्रम तब आता है जब आपको ये जो इस प्रकार के जो हम्प्स आपको दिख रहे हैं, ये इसके संगत जो आवृत्ति है आप एक्स एक्सिस से निकालते हैं, और ये इससे हमें अणु के अंदर उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जिन जिन आवृत्तियों पर इस प्रकार के अवशोषण देखे जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, इनको नापा जाता है और इनकी वैल्यूज़ न्यू बार के संगत इनके मान को निकाल के अणु के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आई आर बैंड की किस प्रकार से, आई आर स्पेक्ट्रम किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, तो किस प्रकार से दिखेगा, इसी से जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक आई आर स्पेक्ट्रम का निर्धारण है, इसके लिए आपको एक प्रकाश स्रोत लेना पड़ता है। उसको स्लिट से गुजार के एक प्रकाश किरण पुंज उसको आप गुजारते हैं एक संदर्भ के ऊपर, संदर्भ यानी रेफरेंस मटेरियल, और एक जो आपके सैंपल के ऊपर, वहाँ से निकल के दोनों प्रकाश पुंजों को मिलाया जाता है, और वो आपको एक संसूचक पे ले जाके उसको प्रवर्धक या एम्पलीफाई करके आपको इस प्रकार से प्लॉट किया जाता है। प्लॉट करके इस प्रकार से आपका स्पेक्ट्रम, जो कि न्यू बार वर्सेस प्रतिशत पारगम्यता वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे न्यू बार तरंग संख्या है, जो कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से शुरू होकर 670 सेंटीमीटर इनवर्स पर खत्म होती है। वाई एक्सिस पे प्रतिशत पारगम्यता, और इस ग्राफ से आपको अणु के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको मिलती है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इस किसी भी अणु के आई आर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।